हेलो एवरीवन। तो आज हमें पढ़ना है और एक धमाकेदार टॉपिक रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो है न्यूरल रेगुलेशन। तो न्यूरल रेगुलेशन दो प्लेसेस पे होती है, दो जगहों पे होती है। एक तो होती है पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे और होते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स पॉन्स में होंगे और मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स मेडुला में होंगे। सबसे पहले हम आते हैं मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स पे। देखिए, इस चार्ट में हमने कंप्लीट मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स को कवर किया है, ठीक। तो क्या होता है, जो हमारी मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स होती हैं, ये तीन होते हैं। तीन मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं। सबसे पहला प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। नाम याद हो गया आपको मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स के, प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब जो ये प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है, देखिए इसका काम क्या है। इसको हम पेस मेकर सेंटर फॉर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसका काम है कि इनिशिएट कराता है ये रेस्पिरेशन को। अगर ये एब्सेंट होगा तो रेस्पिरेशन इनिशिएट नहीं होगी, ठीक। ये कैसे इनिशिएट कराता है रेस्पिरेशन को? ये इंफॉर्मेशन को सेंड करता है स्पाइनल कॉर्ड को, जहां से फिर फ्रेनिक नर्व एक्टिवेट होती है और कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होता है। इतना आपको याद हो गया। क्या मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स तीन होते हैं, प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स को हम पेस मेकर सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? इनिशिएशन ऑफ द रेस्पिरेशन। ये सेंड करता है इन्फॉर्मेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड, जहां से ये फ्रेनिक नर्व को एक्टिवेट करा के कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम कराता है, ठीक। इसके बाद देखिए, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, इसमें होते हैं इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स। तीन टाइप के इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स होते हैं। एक तो होते हैं सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स, या जिनको हम क्या बोलते हैं, आर बीटा न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, ठीक। सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स को हम आर अल्फा न्यूरॉन्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स को आर बीटा न्यूरॉन्स कहते हैं। देखिए, जो सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स है, इनका काम होता है जनरेशन ऑफ रैम्प सिग्नल्स। ये सिग्नल्स को जनरेट करवाते हैं और मेंटेन कराते हैं बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को, ठीक। रैम्प सिग्नल जनरेट करा के ये मेंटेन करते हैं बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को। ये किनका काम है? सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स का। अब जो इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स है, ये इनहिबिट कराते हैं किसको? सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स को। अब जो इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स हैं, ये प्रमोट कराते हैं एक्शन ऑफ इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, या हम कह सकते हैं ये भी क्या कराते हैं, ये भी इनएक्टिवेट कराते हैं सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी को। ये हमने कहा कि इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स और आर बीटा न्यूरॉन्स कॉज फायरिंग ऑफ इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, ठीक। ये तो हो गए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में कौन कौन से न्यूरॉन्स आते हैं। इसके बाद जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसमें दोनों इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स भी आते हैं, एक्सपिरेटरी न्यूरॉन्स भी आते हैं, लेकिन नॉर्मल रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक। तो हमने क्या देखा? डॉर्सल प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसके बाद डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसमें तीन टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स, इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स, इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स। जो सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी न्यूरॉन्स है, ये रैम्प सिग्नल्स को जनरेट कराते हैं, बेसिक रिदम ऑफ रेस्पिरेशन को मेंटेन कराते हैं। जो इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स है, ये टर्मिनेशन ऑफ सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी कराते हैं। और जो इंटीग्रेटेड न्यूरॉन्स है, ये क्या कॉज करते हैं? ये कॉज करते हैं फायरिंग ऑफ इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स। इतना क्लियर हो गया? देखिए, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसके ऊपर होता है प्री बॉर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, और सबसे पीछे क्या होता है? डॉर्सली प्लेस्ड डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ठीक। इसके बाद देखिए, अब हम देखेंगे पोंटाइन रेस्पिरेटरी सेंटर्स। तो पॉन्स में जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं, ये बिल्कुल आसान है। आपको मेडुला के याद होंगे, पॉन्स के तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। पॉन्स में दो सेंटर्स होते हैं, एक होता है एप्नोस्टिक सेंटर और होता है न्यूमोटेक्सिक सेंटर, ठीक। ये जो एप्नोस्टिक सेंटर है, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूमोटेक्सिक सेंटर थ्रू वेगस। ये हमने कहा, एप्नोस्टिक सेंटर इज अंडर चेक ऑफ न्यूमोटेक्सिक सेंटर थ्रू वेगस नर्व, ठीक। देखिए, ये एप्नोस्टिक सेंटर क्या होता है? बाइलेटरली प्रेजेंट इन लोअर पॉन्स। लोअर पॉन्स में प्रेजेंट होता है बाइलेटरली। ये जो न्यूमोटेक्सिक सेंटर है, इट इज बाइलेटरली प्रेजेंट इन अपर पॉन्स। इतना क्लियर हो गया? और ये कंट्रोल करता है एप्नोस्टिक सेंटर को, ये भी हमें पता है। इसके बाद अब इस एप्नोस्टिक सेंटर का क्या काम है? ये एप्नोस्टिक सेंटर इनहिबिट करता है इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स को। इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स क्या करते थे? ये फायरिंग ऑफ इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स कराते थे। अब जब इनहिबिट हो गए कौन? इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स बाय एप्नोस्टिक सेंटर, तो जो इंस्पिरेटरी ऑफ स्विच न्यूरॉन्स है, उनकी फायरिंग नहीं हो पाएगी।
इनकी फायरिंग नहीं हो पाएगी तो इनहिबिशन ऑफ सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। बताइए कि सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी के प्रोलॉन्ग होने के कारण रेस्पिरेशन लॉन्गर हो जाएगी। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपनोसिस। आपको समझ आया एपनोस्टिक सेंटर क्या करता है? एपनोस्टिक सेंटर का काम होता है ये इनहिबिट करता है इंटीग्रेटर न्यूरॉन्स को, देयर बाय प्रमोटिंग द सेंट्रल इंस्पिरेटरी एक्टिविटी एंड रेस्पिरेशन गेट्स लॉन्गर। ठीक, इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें हमें आखिरी टॉपिक पढ़ना है, ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कभी कभार शॉर्ट नोट आ जाता है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो ही पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है तो हमारी अंदर क्या हो जाता है, हाइपर वेंटिलेशन होने लगता है। ठीक, जो ही हाइपर वेंटिलेशन होने लगता है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर था हमारे अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉश आउट होने लगा। तो इसके कारण पार्शियल प्रेशर हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कम होने लगा। जो ही पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम होने लगा, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए और वेंटिलेशन कम हो गई। यही हमने कहा कि हाइपर वेंटिलेशन फॉलोड बाय डिक्रीज्ड वेंटिलेशन ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट, इसी को हम बोलते हैं ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये समझ आया। इसके बाद देखिए, ये डायग्राम है न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन की। अब मान लीजिए यहां पे अगर लेजन हो गया, ठीक, कहां पे? बिलो द मेडुला, मेडुला के नीचे लेजन हो गया तो कोई भी सिग्नल रेस्पिरेशन के लिए नीचे नहीं आ पाएगी। इवन प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स जिसका काम था रेस्पिरेशन को इनिशिएट कराना, वो भी इनिशिएट नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाएगी, पर्सन की वहीं पे डेथ हो जाएगी। ठीक, इसके बाद मान लीजिए अगर हमने कहाँ पे, पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे, पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे क्या अगर लेजन हो गया तो देखिए पॉन्स का काम क्या होता है? पॉन्स का काम सिर्फ होता है कि ये रेगुलेशन को क्या करता है, रेगुलराइज करता है। ठीक, रेगुलराइज करता है उसको, इनिशिएट और बेसिक रिदम को जनरेट करने वाला कौन होता है? वो होता है मेडुला। अगर पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे लेजन आ गया तो उस कंडीशन में क्या होगा, इरेगुलर रेस्पिरेशन होगी। रेस्पिरेशन तो होगी लेकिन इरेगुलर होगी। अब अगर तीसरी कंडीशन है, अगर मिड पॉन्स पे लेजन हो गया तो मिड पॉन्स पे लेजन होने के कारण क्या होगा, मिड पॉन्स पे लेजन होने के कारण ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर एपनोस्टिक सेंटर को इनहिबिट नहीं कर पाएगा। एपनोस्टिक सेंटर की एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। एपनोस्टिक सेंटर की एक्टिविटी बढ़ने के कारण क्या होगा, एपनोसिस होगा, यानी रेस्पिरेशन लॉन्गर हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। पहला, अगर मेडुला के नीचे का लेजन आ जाए तो उसमें क्या होगा, अगर पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे लेजन आ जाए उसमें क्या होगा, अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपनोस्टिक सेंटर के बीच में लेजन आ जाए उसमें क्या होगा। ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा। ठीक, थैंक यू।